जैव विविधता एवं उनका संरक्षण। सामान्य परिचय। पाठ्यक्रम के अंतर्गत जैव विविधता की अवधारणा, जैव विविधता के तरीके, जैव विविधता का महत्व, जैसे जैव विविधता की क्षति, जैव विविधता का संरक्षण, जैव विविधता के तप्त स्थल संकटापन, जीवधारी विलुप्ति, रेड डाटा बुक, जैव मंडल संरक्षण, राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य, रामसार स्थल। सामान्य परिचय। प्रकृति में लाखों प्रकार के जीव जंतु एवं पेड़ पौधे पाए जाते हैं। इनके आकार एवं प्रकार तथा संरचना में अत्यधिक विविधता पाई जाती है। बायोडायवर्सिटी अर्थात जैव विविधता शब्द पारिस्थितिकी के अंतर्गत उपयोग किए जाने वाले शब्द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का नवीन एवं संक्षिप्त स्वरूप है। बायोडायवर्सिटी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम वाल्टर जी रोसेन ने सन 1986 में पौधों, जंतुओं और सूक्ष्म जीवों के विविध प्रकारों और उनमें विविधताओं के लिए किया था। दूसरे शब्दों में जैव विविधता समस्त जीवों जैसे कि पादप, जंतु एवं सूक्ष्म जीव की जातियों की विपुलता है, जो कि किसी निश्चित आवास में पारस्परिक अंतरक्रियात्मक तंत्र की भांति उत्पन्न होती है। वैश्विक जैव विविधता वैज्ञानिकों के द्वारा किए गए विभिन्न अध्ययनों के आधार पर अनुमान लगाया गया कि संपूर्ण पृथ्वी पर जीव जंतुओं एवं पौधों की लगभग 30 मिलियन प्रजातियां उपस्थित है, परंतु इनमें से लगभग निम्न वर्गीय पौधों की 1,34,550 प्रजातियां, उच्च वर्गीय पौधों की 2,79,750 प्रजातियां तथा जंतुओं की 13,11,725 प्रजातियों की पहचान की जा चुकी है तथा उनका अध्ययन किया जा चुका है। प्राणियों की कुल प्रजातियों में स्तनियों की 4,650 प्रजातियां सम्मिलित हैं। ग्लोबल डाइवर्सिटी इंफॉर्मेशन फैसिलिटी एंड स्पीसीज GDIFS 2000 के अनुमान के अनुसार विश्व में पहचान किए जा चुके पौधों एवं जंतुओं की प्रजातियों की संख्या नीचे तालिका में दी गई है। पौधों एवं जंतुओं की संख्या। निम्न वर्गीय पादप जैसे कि शैवाल। वर्णन की गई प्रजातियों की संख्या। निम्न वर्गीय पादप टोटल है 1,34,550। उच्च वर्गीय जो पादप हैं वो कितने हैं? 2,79,750। निम्न वर्गीय पादप में शैवाल है 40,000, कवक है 72,000, लाइकेन्स है 17,000। जीवाणु एवं साइनो जीवाणु इनकी प्रजाति है 4,000। विषाणुओं की है 1,550। उच्च वर्गीय पादप में ब्रायोफाइटा की 16,000 प्रजातियाँ, टेरिडोफाइट्स की 13,000 प्रजातियाँ, जिम्नोस्पर्म की 750 और एंजियोस्पर्म की 2,50,000। प्राणियों की टोटल 13,11,725 प्रजाति है, जिसमें आर्थ्रोपोडा 10,68,000, प्रोटोजोआ की 31,259, मोलस्का की 70,000 प्रजातियां हैं, अन्य कशेरुकी की 87,121, उभयचर की 4,780, फिशीज यानी कि मत्स्य की 26,959, सरीसृप की 7,150, प्रोटोकॉर्डेट्स 2,106, एवीज यानी कि पक्षी 9,700 प्रजातियां, स्तनी की 4,650 प्रजातियां। कुल प्रजातियां हैं 17,24,025। भारतवर्ष की जैव विविधता। भारत विश्व का 12वां बृहद जैव विविधता वाला राष्ट्र है। GOIMDFF 2000 की रिपोर्ट के अनुसार भारतवर्ष में पौधों की 45,364 प्रजातियां तथा प्राणियों की 89,317 प्रजातियों की पहचान हो चुकी है, जो कि संपूर्ण विश्व के पादप जगत का 7% तथा प्राणी जगत का 6.5% भाग है। भारतवर्ष में पहचान किए जा चुके पौधों एवं प्राणियों की संख्या। निम्न वर्गीय शैवाल जैसे कि वर्णन की जा चुकी उनकी प्रजातियों की संख्या। निम्न वर्गीय पादप टोटल हैं 23,850, जिसमें शैवाल हैं 6500, कवक हैं 14,500, लाइकेन है
2000 जीवाणु एवं साइनो जीवाणु हैं। 850 और विषाणुओं की गणना नहीं की गई है। उच्च पादप में ब्रायोफाइटा 2850, टेरिडोफाइटा 1100, जिम्नोस्पर्म 64, एंजियोस्पर्म 1750। प्राणियों में आर्थ्रोपोडा जिनकी 68,389 प्रजातियों का अभी तक वर्णन किया जा चुका है। प्रोटोजोअन्स 2577, मोलस्क 5070, अन्य कशेरुकी 8329, उभयचर 209, फिशीज जिनकी 2546 प्रजातियों का अभी तक वर्णन किया जा चुका है। सरीसृप की 456 प्रजातियाँ, प्रोटोकार्डेट की 119 प्रजातियाँ, एवीज पक्षी की 1232 और स्तनी की अभी तक 390 प्रजातियों का वर्णन किया जा चुका है। उपरोक्त आंकड़ों से स्पष्ट है कि भारत में कवक तथा कीट समुदाय के जीव प्रभावी हैं। यहाँ पर पौधों एवं जंतुओं की सैकड़ों प्रजातियां ऐसी भी है जिनकी खोज संभावित है। विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता उष्णकटिबंधीय वनों में पाई जाती है। एक अनुमान के अनुसार पृथ्वी पर उपस्थित समस्त प्रजातियों में से 50% प्रजातियां आर्द्र उष्ण कटिबंधीय वनों में पाई जाती है, जो कि कुल भूमि क्षेत्र का लगभग 7% भाग होता है। यहाँ पर कीटों की 80% प्रजातियां तथा प्राइमेट्स की 90% प्रजातियां पाई जाती है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में उच्च जैव विविधता के कारण उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में जीवधारियों की उत्तरजीविता तथा विकास की अच्छी परिस्थिति होती है, जबकि इनकी विलुप्ति की दर भी कम होती है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में उपस्थित प्रजातियां भूवैज्ञानिक समय के साथ साथ संरक्षित होती गई, क्योंकि वहां पर विलुप्ति की दर अत्यंत कम रही। ट्रॉपिक्स में जलवायु, जीवधारियों, भौगोलिक आकृति, पैतृक मृदा, समय एवं आनुवंशिकी के मध्य अंतरक्रियाओं के लिए आदर्श स्थल रहे हैं, जिसके कारण वहाँ की जैव विविधता लगातार संरक्षित रहती है। जैव विविधता के प्रकार। आनुवंशिक विविधता एक ही प्रजाति के जीवों के जीनों में होने वाली विविधताओं को आनुवंशिक विविधता या एक ही प्रजाति के अंदर होने वाली विविधता कहते हैं। ऐसी विविधताओं के कारण एक ही प्रजाति की कई समष्टियां बन जाती है। इस प्रकार आनुवंशिक विविधता के कारण ही प्रजाति की जातियों की समष्टियों में विविधता आ जाती है। प्रजाति विविधता। इस प्रकार की विविधता दो प्रजातियों के मध्य होती है। इसके अंतर्गत एक विशेष क्षेत्र के अंदर उपस्थित प्रजातियों के मध्य उपस्थित विविधताएं आती हैं। ऐसी विविधताओं का मापन उस क्षेत्र में उपस्थित विभिन्न प्रजातियों की संख्या के आधार पर किया जाता है। पारिस्थितिक तंत्रीय विविधता। एक पारिस्थितिक तंत्र में कई भूरूप हो सकते हैं तथा प्रत्येक भूभाग में विभिन्न प्रकार के विशेष वनस्पतियां एवं जीव जंतु पाए जाते हैं। इस प्रकार किसी पारिस्थितिक तंत्र में प्रजातियों की विविधता को ही पारिस्थितिक तंत्रीय विविधता कहते हैं। इस विविधता का मापन अपेक्षाकृत कठिन होता है, क्योंकि इसके विभिन्न भूरूपों या उप परिस्थितियों की सीमाएं स्पष्ट नहीं होती। अतः पारिस्थितिकीय तंत्रीय विविधताओं के अध्ययन के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि एक पारिस्थितिक तंत्र में विभिन्न पारिस्थितिकों को भली भांति समझा जाए, क्योंकि यहाँ पर उपस्थित समुदाय एक विशिष्ट प्रकार की प्रजाति जटिलता युक्त होता है। यह जटिल जैव विविधता की संरचना एवं उसके संगठन से संबंधित होते हैं। पारिस्थितिक विविधता के प्रकार। अल्फा, बीटा और गामा। अल्फा विविधता में इसे समुदाय की आंतरिक विविधता भी कहते हैं। यह विविधता एक समान आवास में पाए जाने वाले एक समुदाय के
जीवों में पाई जाने वाली स्थानीय विविधता होती है। बीटा विविधता ऐसी विविधता आपस में परिवर्तनों या समुदाय में पारिस्थितिक प्रवणताओं जैसे कि ऊंचाई, अक्षांश, आर्द्रता प्रवणताओं में अंतर आने के कारण उत्पन्न होती है। जातियों के आवास में बदलाव या का जितना अधिक अंतर होता है, बीटा उतनी ही बढ़ती है। गामा विविधता, इसे क्षेत्रीय विविधता भी कहते हैं। इस प्रकार की विविधता एक भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाले सभी प्रकार के आवास स्थानों में जातियों की प्रचुरता प्रदर्शित करती है। एक समुदाय के अल्फा यानी उसमें एक ही प्रजाति के हैं, समुदाय के बीच बीटा होती है, दो समुदाय के बीच, और एक पूरे क्षेत्र के में अगर हम विविधता देखते हैं उसको गामा कहते हैं। चित्र के माध्यम से दर्शाया गया है जैव विविधता के 3 समूह अल्फा, बीटा और गामा। अगला है जैव विविधता का महत्व। पारिस्थितिक तंत्रों का स्थायित्व। प्रारंभ में पर्यावरण वैज्ञानिकों का विचार था कि प्रजाति विविधता या जैव विविधता पारिस्थितिक तंत्र के स्थायित्व से संबंधित होती है। दूसरे शब्दों में जीव मंडल का स्थायित्व जैव विविधता पर निर्भर होता है, परंतु आज ये स्पष्ट हो चुका है कि पारिस्थितिक तंत्र का स्थायित्व अथवा अजैविक स्थायित्व पर निर्भर होता है। इस प्रकार जैव विविधता पारिस्थितिक तंत्र या जैव मंडल को स्थायित्व प्रदान करती है, जब अजैविक घटक जैसे कि जलवायु, पानी, वायु, मृदा, वायु की रासायनिकता में किसी भी प्रकार के उतार चढ़ाव होता है, तब उस स्थान की जैव विविधता प्रभावित होती है, अतः पारिस्थितिक तंत्र के स्थायित्व में प्रभाव पड़ता है। मानव आवश्यकताओं की पूर्ति। जैव विविधता मनुष्य के लिए विभिन्न प्रकार के उपयोगी ऐसे जीव जंतुओं एवं पेड़ पौधों को प्रमुख स्रोत है जिन पर मानव जाति भोजन, ईंधन, रेशा, औषधि एवं आवास आदि के लिए निर्भर है। पोषक पदार्थों का चक्रण एवं पुनर्चक्रण। नम उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले उच्च जैव विविधता पोषक पदार्थों के चक्रण एवं पुनर्चक्रण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। जैव विविधता के नमूने। संपूर्ण विश्व की जैव विविधता एक समान नहीं है। स्थान की ऊंचाई एवं भूभौगोलिक संरचना तथा जलवायु के अनुसार जैव विविधता में विविधताएं आती है। अक्षांशीय प्रवणता। विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में, शीतोष्ण क्षेत्रों की जैव विविधता मध्यम तथा आर्कटिक क्षेत्रों की सबसे कम होती है। उदाहरण के लिए उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में चींटियों की संख्या 180 से 200 प्रति इकाई क्षेत्रफल, शीतोष्ण क्षेत्रों में 60 से 80 व आर्कटिक क्षेत्र में 10 से 15 है। चींटियों का दिया हुआ है। ऊंचाई प्रवणता। उन्नतांश समुद्र तल से किसी स्थान की ऊंचाई की व्यक्त करता है। उन्नतांश भी भूमि के तापमान एवं पादप वितरण को प्रभावित करता है। जैव विविधता आधार पर अधिकतम होती है। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाती है तो विविधता कम हो जाती है। ऊंचाई बढ़ने से तापमान में कमी आती है। ऊंचाई में प्रत्येक 1000 मीटर बढ़ोतरी के साथ 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान गिरता जाता है। जैव विविधता में कमी या हानि। जैव विविधता में विगत वर्षों से लगातार कमी आती जा रही है। जैव विविधता के कमी के कारण प्रमुख कारण मानव या प्रकृति में बढ़ता हस्तक्षेप है। जैव विविधता में कमी निम्न कारणों से होती है। पहला प्राकृतिक कारण और दूसरा क्या है, मानव जनित या कृत्रिम कारण। जैव विविधता की हानि। प्राकृतिक कारक और मानव जनित कारक। प्राकृतिक कारक मृदा, वायु एवं जल प्रदूषण, क्रांतिक जनसंख्या, परागकणों की संख्या में कमी, परागणकर्ताओं की संख्या में कमी, संक्रामक रोग, बाढ़, सूखा एवं भूकंप और विदेशज प्रजातियों का आगमन। मानव जनित में आवास स्थान में परिवर्तन, आश्रय स्थलों की अनुपलब्धता, जंगली पौधों की विनष्टि, वनोन्मूलन, सड़क एवं रेलवे लाइन निर्माण, विदेशज प्रजातियों का आना, शोध एवं चिड़ियाघरों के हेतु संग्राहक
विचरण क्षेत्र में कमी, आवास स्थल की विशिष्ट विनष्टि, कीटनाशकों का उपयोग और प्रदूषण, उच्च उत्पादन वाले कृषि कार्य और शिकार, ये दोनों भी नुकसान पहुंचाते हैं जैव विविधता को। दूसरे शब्दों में विश्व के ऐसे स्थल जहां बिना मानवीय हस्तक्षेप के पौधे एवं जीव जंतु फलते फूलते हैं, जहां पर अत्यधिक मात्रा में वनस्पति व जीव जंतुओं की प्रजाति में विविधता पाई जाती है, ऐसे स्थल को जैव विविधता के तप्त स्थल या उष्ण बिंदु कहते हैं। विश्व के उष्णकटिबंधीय क्षेत्र जो जैव विविधता से संपन्न है, जहाँ जैव विविधता के प्रजातियों का विलुप्तीकरण तथा आवास विनाशीकरण की संभावना होती है, जैव विविधता के उष्ण बिंदु हैं। हमारी पृथ्वी पर 12 मेगा जैव विविधता वाले क्षेत्रों की पहचान की गई है, जिसमें विश्व की जैव विविधता की 60 से 70% जातियाँ शामिल हैं। इन सेंडर्स को मेगा जीन सेंडर्स कहते हैं। भारत इन देशों में एक है। मेक्सिको, कोलंबिया, ब्राज़ील, पेरू, इक्वेडोर, जायर, मेडागास्कर, इंडोनेशिया, मलेशिया, भारत, चीन, ऑस्ट्रेलिया शामिल है। भारतवर्ष के जैव विविधता के तप्त स्थल। भारतवर्ष में 2 तप्त स्थल पाए जाते हैं, जिसमें से पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट, जिनमें बहुत अधिक पौधे, जंतुएं, कीट, पक्षी, सरीसृप आदि पाए जाते हैं। निरंतर वनों के विनाश एवं बढ़ती मानवीय गतिविधियों के कारण पश्चिमी घाट की जैव विविधता को सर्वाधिक खतरा है। उदाहरण के लिए भारतवर्ष में अध्ययन किए गए पुष्पीय पौधों की 15,000 प्रजातियों में से लगभग 5,000 प्रजातियां केरल के पश्चिमी घाट में पाई जाती है। इसी प्रकार भारत में पाए जाने वाली कुल प्राणी प्रजातियों में से लगभग 1/3 प्राणी केरल के पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं। IUCN की रेड डाटा बुक। विश्व संरक्षण संघ, वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन, जिसे पूर्व में अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक एवं प्राकृतिक संपदा संरक्षण संघ IUCN और IUCN के नाम से जाना जाता था, के अनुसार विश्व के सभी भागों में विभिन्न कारणों से जैव विविधता में लगातार कमी आती जा रही है। यदि यही स्थिति रही तो पृथ्वी से संपूर्ण जो महत्वपूर्ण प्रजातियों के विलुप्त हो जाने का खतरा और बढ़ जाएगा। इसे ध्यान में रखते हुए IUCN ने एक रेड डाटा बुक प्रकाशित की, जिसमें संकटापन्न जीवों की प्रजातियों के प्रकार तथा उन प्रजातियों का वर्णन किया गया है जो कि विलोपन के खतरे से गुजर रही है। यह पुस्तक सर्वप्रथम 1963 में प्रकाशित की गई। 2004 में इसे संशोधित कर प्रकाशित किया गया। IUCN के 5 वर्ग जो संरक्षण के लिए बनाए गए थे, उसका उपयोग विश्व संरक्षण मॉनिटर केंद्र ने किया और लगभग 60,000 पादप और 2,000 प्राणियों की जाति को खतरों से चिन्हांकित किया। इन प्राणियों का वर्णन रेड डाटा बुक में किया गया है। रेड डाटा बुक में प्रकाशित जातियों को थ्रेटेड जाति का नाम दिया गया। IUCN के 3 वर्ग संकटापन्न, सुभेद एवं दुर्लभ प्रजातियां इस थ्रेटेड जातियों के अंतर्गत हैं। रेड डाटा बुक में पादप जातियों का वर्णन अधिक है, लेकिन कुछ प्राणी समुदाय भी इसके अंतर्गत आते हैं, जैसे कि मछली, जिनकी जातियों की संख्या 343 है, उभयचर जिनकी जातियों की संख्या 50 है, इसी प्रकार सरीसृप की 170, कशेरुकी की 1355, पक्षी की 1037 एवं स्तनियों की 4,497 जातियां शामिल है। इसके पश्चात IUCN ने 1978 में प्लांट रेड डाटा बुक का प्रकाशन किया और सन 1988 में IUCN ने रेड डाटा बुक लिस्ट ऑफ थ्रेटेड एनिमल्स का प्रकाशन किया। इन पुस्तकों को प्रकाशित करने का प्रमुख उद्देश्य निम्नानुसार था कि संकटप्राय प्रजातियों के प्रति जागरण उत्पन्न करना एवं सूचना प्रसारित करना, संकटग्रस्त प्रजातियों को पहचान कर उनका अभिलेख तैयार करना।
भूमंडलीय स्तर पर जैव विविधता का आकलन कर भूमंडलीय सूचकांक जारी करना, स्थानीय स्तर पर संरक्षण की प्राथमिकता निर्धारित करना तथा जैव विविधता को पूर्वावस्था में लाने के लिए प्रेरित करना, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जैव विविधता कराकर सभी देशों में इसका पालन सुनिश्चित करना। लुप्तप्राय या संकटापन्न जीव। आज विभिन्न कारणों से विश्व के कई जीव जो कि कभी पर्याप्त मात्रा में पाए जाते थे या तो विलुप्त हो गए हैं या जल्दी ही विलुप्त होने की कगार पर है। अकेले हमारे देश में अब तक 200 किस्म के पशु पक्षी विलुप्त हो चुके हैं तथा लगभग 800 किस्म के वन्य जीवों के विलुप्त होने की आशंका है। इनमें से भी लगभग 250 किस्म के वन्य जीव तो विलुप्त होने के लिए तैयार हैं। उदाहरण के लिए पिग्मी, चिंपांजी, तेंदुआ, सिंह, चीता, बाघ, जगुआर एक प्रकार का चीता होता है जो, ध्रुवीय भालू, हाथी, पर्वतीय गोरिल्ला, गेंडे की कई प्रजातियां तथा कुछ पक्षियों जातियां विलुप्त प्राय हैं क्योंकि मनुष्य इनका अंधाधुंध उपयोग शिकार, भोजन, सींग, त्वचा इत्यादि के लिए करता आ रहा है। इसी प्रकार पौधों की बहुत सी प्रजातियां विलुप्त हो चुकी हैं तथा शेष विलुप्तता के कगार पर खड़ी हैं। उदाहरण के लिए बारबेरिस नीलगिरिएंसिस, बेंटेकिया निकोवेरिका, क्यूप्रेशस केसमेरियाना आदि। लुप्तप्राय संकटापन्न प्रजातियों के प्रकार। द इंडियन प्लांट्स रेड डाटा बुक में संकटापन्न प्रजातियों को 6 समूह में वर्गीकृत किया गया है। संकटापन्न या लुप्तप्राय प्रजातियां। विलुप्त, लुप्तप्राय, वल्नेरेबल, दुर्लभ, थ्रेटेंड, खतरे से बाहर। विलुप्त ऐसे पौधे जो कि पूर्व में किसी स्थान विशेष में पाए जाते थे लेकिन वर्तमान में वे अपने प्राकृतिक स्थानों से विलुप्त हो गए हैं, उन्हें ही विलुप्त प्रजातियां कहते हैं। ऐसे पौधों लुप्तप्राय प्रजातियां ऐसी पादप प्रजातियां जो कि लुप्त होने की स्थिति में हैं एवं यदि वही परिस्थितियां बनी रही तब उन्हें विलुप्त होने से नहीं बचाया जा सकता, अर्थात जिन प्रजातियों के लुप्त होने का खतरा बना रहता है उन्हें लुप्त प्राय या इंडेंजर्ड प्रजाति कहते हैं। ऐसी प्रजातियों की संख्या धीरे धीरे इतनी कम हो जाती है कि उनमें प्रजनन की संभावनाएं लगभग समाप्त हो जाती है, जिसके कारण धीरे धीरे ये विलुप्त होने लगती है। वल्नेरेबल ऐसी पादप प्रजातियां जो कि कुछ ही समय में लुप्त प्राय स्थिति में पहुंचने वाली हो, उन्हें ही वल्नेरेबल प्रजातियां कहते हैं। यदि उन्हें लगातार उन्हीं स्थितियों का सामना करना पड़ता है तब ये प्रजातियां भी लुप्त होने लगती है। दुर्लभ प्रजातियां ऐसी प्रजातियां जो कि संसार में कहीं कहीं पर और बहुत कम संख्या में उपलब्ध हों, उन्हें ही हम दुर्लभ प्रजातियां कहते हैं। ऐसी प्रजातियां प्रारंभ में से ही लुप्त प्राय या वल्नरेबल नहीं होती लेकिन धीरे धीरे लुप्त प्राय स्थिति में आ जाती हैं और अंत में समाप्त हो जाती हैं। थ्री-एंटेड प्रजाति ऐसी पादप प्रजातियां जिनके संबंध में यह नहीं कहा जा सकता कि वे किस समूह 1 से 4 के अंतर्गत आते हैं। ऐसी प्रजातियों के बारे में हमें सही जानकारी नहीं मिल पाती है लेकिन धीरे धीरे ये लुप्त प्राय स्थिति में आ जाती हैं। खतरे से बाहर ऐसी समस्त पादप प्रजातियां जो कि उपरोक्त श्रेणी 1 से लेकर के 5 तक के अंतर्गत पहुंच चुकी हैं लेकिन उनके संरक्षण के पश्चात पूर्व के वास स्थान पर स्थापित हो जाती है, उन्हें इस समूह के अंतर्गत रखा जाता है। सन 1980 में भारतीय वानस्पतिक सर्वे संस्थान ने थ्रेटेंड प्लांट्स ऑफ इंडिया नामक पुस्तक में संकटापन्न पौधों का वर्णन किया। प्लांट्स ऑफ इंडिया नामक पुस्तक में पौधों का वर्णन किया। सन 1984 में BSI ने एक नई पुस्तक द इंडियन प्लांट्स रेड डाटा बुक का प्रकाशन किया जिसमें 125 संकटापन्न आवृतबीजी पौधों का वर्णन किया गया है। भारतवर्ष के संकटग्रस्त जीव या प्रजातियां। अध्ययनों से ज्ञात होता है कि पृथ्वी पर जो जीव पूर्व में पाए जाते थे
वे या तो विलुप्त हो चुके हैं अथवा विलुप्तता के कगार पर पहुंच चुके हैं। अकेले भारतवर्ष में जंतुओं की 200 प्रजातियां विलुप्त हो चुकी है और लगभग 800 प्रजातियों के भविष्य में विलुप्त हो जाने का खतरा है। इनमें से 250 वन्यजीव प्रजातियां विलुप्ति की कगार पर खड़ी हैं। संकटग्रस्त पादप प्रजातियां। भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण BSI की 1995 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में पौधों की 450 प्रजातियां आज विलुप्तता के कगार पर खड़ी हैं। इन्हें संकटग्रस्त प्रजातियों की सूची में रखा गया है। इनमें से कुछ पादप प्रजातियां नीचे दी गई हैं जो कि सारणी के अनुसार हैं। देखिए यहाँ पर भारतवर्ष में जो संकटापन्न पादप हैं वो कौन कौन से हैं। एविस डेलवाई, ये हिमालय एवं पूर्वोत्तर भारत में इनका कुल नाम जो है पिनेसी कुल है। फिर है आर्टिमीसिया इमाइग्यूडोलिना एस्टेरेस्टी कुल के हैं। बायोफेनलोकोरी बहुत सारे हैं। कोल्चिकम, बेलेनोफोरा, एस्ट्रोग्लेस, ड्रोसेरा इंडिका, ड्रोसेरेंसी ग्रुप के। फिर राजस्थान और गुजरात, इनमें भी हेलिक्राइस, क्यूचिकम, एस्टेरेसी, हाईफिन डाइकोटोमा एरेसी कुल का, और मेकोनोस्पिस बेटोनिसिफोलिया, ये पेबाब रेसी कुल का है। फिर गंगा मैदानी भाग में एल्ड्रोवेंट्रा बेसिकुलोसा ड्रोसेरेसी कुल के हैं। प्रायद्वीपीय भारत जैसे कि सेंटेनलम एल्वम, सेंटेलेसी, टीरोकार्पस, सेंटोलिनस, पेपिनियोसी आदि कुल के हैं। इसके बाद में अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के भी डिप्टेरोकार्पेसी, पोडोकार्पेसी, साइलोटेसी, ऑफियोग्लाइसेसी, ये वाले कुल जो हैं ये विलुप्ति की कगार पे हैं या संकटापन की स्थिति पे हैं। संकटापन की स्थिति यानी कि समाप्त होने का कगार। अब है प्रमुख संकटापन जंतु प्राणी। जंतु की जो प्रजातियां हैं वो कौन कौन सी है। स्तनी में ब्रोएंड्रेल्ड हिरन जो कि सर्वस इल्डी वैज्ञानिक नाम है। स्वेप हिरन, सर्वस डुबाउसेली, ग्रेट इंडियन राइनोसिरोस यूनिकॉर्मस, गंगा नदी की डॉल्फिन प्लेटेनिस्टा गेंगेटिका, वाइल्ड एशियाटिक भैंस बुबेली सरनिया। पक्षी में बंगाल फ्लोरिकेन, हार्वेरोप्सिस बेंगालेसिस, काले गले वाली सारस, क्रुस नाइग्रोकोलिस, काले गले वाला स्टार्क, जीनोरिक्स एसियोटिकस। सरीसृप में ग्रीन टर्टल, चेलोनिया माएडॉस, और घड़ियाल गेवी एलिस गेंगेटिकस। जैव विविधता का संरक्षण। मनुष्य की जनसंख्या में विस्फोट वृद्धि के कारण जैव विविधता में लगातार कमी आ रही है, जिसके कारण वनों की लगातार कटाई हो रही है, जिसके परिणाम स्वरूप जीवों के प्राकृतिक आवास समाप्त होते जा रहे हैं। अतः जैव विविधता का संरक्षण अति आवश्यक हो गया है। संपूर्ण पृथ्वी पर उपस्थित वनों के क्षेत्रफल में लगातार कमी आती जा रही है और आज उसके 55% भाग पर ही वन शेष बचे हैं। विश्व में प्रति वर्ष 1 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में उपस्थित वनों की कटाई हो रही है। भारतवर्ष में प्रति वर्ष वनों की कटाई की दर 13,000 वर्ग किलोमीटर। इस प्रकार जैव विविधता में वनों की कटाई हो रही है। भारतवर्ष में वनों की कटाई 13,000 वर्ग किलोमीटर। इस प्रकार जैव विविधता में वनों की कटाई एवं पर्यावरण प्रदूषण के कुप्रभावों के कारण लगातार कमी आ रही है। अतः संरक्षण करना अति आवश्यक है। अन्यथा जैव एक दिन ऐसा आएगा जब पृथ्वी पर उपस्थित समस्त जीवधारी समाप्त हो जाएंगे। जैव विविधता के संरक्षण करने के प्रमुख कारण इस प्रकार है कि वनों एवं प्राकृतिक संपदा तथा उसकी जैविक परिपूर्णता को संरक्षित रखने के लिए वायुमंडल में उपस्थित ओजोन स्तर के विघटन, अम्ल वर्षा के पृथ्वी के बढ़ते हुए तापक्रम को नियंत्रित करने के लिए अपनी दैनिक आवश्यकताओं जैसे कि भोजन, रेशे, ईंधन एवं अन्य आवश्यक सामग्रियों की पूर्ति के लिए मनुष्य के अस्तित्व की रक्षा करने के लिए जो कि प्रजाति विविधता में कमी कुप्रभावों से आशंकित है, नई हर्बल औषधियों
पोषण संबंधी आवश्यकताओं, पूरक भोजन प्राप्त करने हेतु, पर्यावरण संतुलन को बनाए रखने के लिए, जैव विविधता संरक्षण के उपाय। जैव विविधता के महत्वों को देखते हुए इसका संरक्षण अति आवश्यक है। जैव विविधता के संरक्षण हेतु निम्नलिखित 3 स्तरों पर प्रयास किए जा रहे हैं। आनुवांशिक विविधता का संरक्षण। आनुवांशिक विविधता के संरक्षण से उस जाति का संरक्षण संभव हो जाता है। जाति विविधता का संरक्षण यानी जितनी विविध जाति है सबका संरक्षण। पारिस्थितिक तंत्र की विविधता का संरक्षण। जैव विविधता का संरक्षण निम्नलिखित 2 विधियों के द्वारा किया जाता है। इन सिटू संरक्षण और एक्स सिटू संरक्षण। दोनों प्रकार के संरक्षण एक दूसरे के पूरक होते हैं। इन सिटू संरक्षण में इसके अंतर्गत जैव विविधता का संरक्षण उनके मूल आवासों में ही किया जाता है। हमारे देश में जैव विविधता के संरक्षण भारत सरकार ने 1952 में इंडियन बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ की स्थापना की है कि जो कि वन्य जीव के एवं जैव विविधता के संरक्षण हेतु निम्नलिखित उपाय अपनाती है। राष्ट्रीय उद्यानों की सहायता से, अभयारण्यों की सहायता से, प्राणी उद्यानों की सहायता से। जून 1992 तक हमारे देश में लगभग 73 राष्ट्रीय उद्यान तथा 41 अभयारण्य या शरण स्थल स्थापित थे। भारत सरकार ने जीव जंतुओं को उनके स्वयं के पारिस्थितिक तंत्र में प्रतिबंधित विकास हेतु 7 बायोस्फीयर रिजर्व की स्थापना की। एक्स सिटू संरक्षण इसके अंतर्गत जीवों एक पेड़ पौधों का संरक्षण उनके मूल आवास से दूर ले जाकर किया जाता है। इसके अंतर्गत पौधों का संरक्षण निम्नलिखित प्रकार की संस्थाओं के माध्यम से पेड़ पौधों को उनके मूल आवास से दूर स्थापित विभिन्न स्थानों एवं प्रयोगशालाओं में किया जाता है। वानस्पतिक उद्यानों में, वानिकी अनुसंधान संस्थानों में, कृषि अनुसंधान केंद्रों तथा अन्य संरक्षण साधनों के द्वारा। एक्स सिटू संरक्षण में पौधों के संरक्षण हेतु निम्नलिखित 3 तकनीकों का उपयोग किया जाता है। बीज बैंक, जीन बैंक, इन विट्रो स्टोरेज विधि। और भारतवर्ष में वर्तमान स्थिति में लगभग 33 वानस्पतिक उद्यान, 33 विश्वविद्यालयीन जैविक उद्यान, 107 चिड़ियाघर और 49 मृग उद्यान तथा 24 प्राकृतिक प्रजनन केंद्र इन क्षेत्रों में कार्यरत हैं। राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान ऐसे बड़े क्षेत्र है जहाँ पर जीव जंतुओं, पौधों व जंतु को मानव प्रबंधन के अंतर्गत संरक्षित रखा जाता है। सन 1969 में नई दिल्ली के IUCN की एक सभा ने इसे निम्न प्रकार से परिभाषित किया है। एक राष्ट्रीय उद्यान अपेक्षाकृत बड़ा क्षेत्र होता है जिसमें एक या अधिक पारिस्थितिक तंत्र प्राकृतिक रूप से मानव विघटनकारी कार्यों एवं अतिक्रमण से खराब नहीं हुए हों, जिसमें पौधे एवं जंतुओं की प्रजातियां तथा विशेष वैज्ञानिक शिक्षा एवं आमोद प्रमोद के प्राकृतिक या भूस्थलीय स्थान या जिसमें एक या अधिक पारिस्थितिक तंत्र प्राकृतिक रूप से मानव विघटनकारी कार्यों एवं अतिक्रमण से खराब नहीं हुए, जिसमें पौधों एवं जंतुओं की प्रजातियां तथा विशेष वैज्ञानिक शिक्षा एवं आमोद प्रमोद के प्राकृतिक या भूस्थलीय स्थान या दृश्य हो, अथवा जिसमें अत्यंत प्राकृतिक सुंदर दृश्य हो, जहां देश के बसे महान व्यक्ति ने संभावित दुर्दशा या अतिक्रमण को रोकने के लिए या पूरे क्षेत्र को इनको हटाने के लिए प्रयत्न किए हों, अथवा पारिस्थितिक, जियोमॉर्फिकल या एस्थेटिक कारणों से इसका रखरखाव किया गया हो, और जहां पर्यटकों की विशेष परिस्थितियां जैसे शैक्षणिक, सांस्कृतिक या आमोद प्रमोद के उद्देश्य के लिए जाने से प्रावधान हो, उसे हम एक राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं। भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान। यद्यपि भारत में अनेक राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किए गए हैं, परंतु अभी इनकी स्थापना की गति धीमी है। कुछ प्रमुख भारतीय राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित है। राजाजी पार्क, यह उत्तर प्रदेश अब उत्तरांचल के पाटलिपुत्र के पास स्थित है। इसका पुराना नाम है हेली पार्क तथा इसका क्षेत्रफल है 99.97 वर्ग मील। इस पार्क में किसी भी प्रकार के वन्य जीव तथा उनके बच्चों को मारना अपराध माना जाता है। चामराज नगर राष्ट्रीय पार्क, यह मैसूर कर्नाटक के जंगलों में स्थित है। इस क्षेत्र में हाथी काफ़ी अधिक संख्या में पाए जाते हैं, अतः इस पार्क का निर्माण विशेषकर इन जंगली हाथियों के संरक्षण के लिए किया गया है। गिर राष्ट्रीय पार्क, ये गुजरात में स्थित है तथा इसकी स्थापना विशेषकर एशियाई सिंह के लिए
की गई है। लगभग 50 वर्ष पहले सिंह संपूर्ण मध्य भारत एवं उत्तर भारत में पाए जाते थे, परंतु अब ये केवल इस पार्क में ही पाए जाते हैं। कांजीरंगा राष्ट्रीय पार्क यह आसम में स्थित है एवं राइनोसिरोस के संरक्षण के लिए स्थापित किया गया है। इसके प्रजनन के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। फलस्वरूप पिछले 10 वर्षों में असम में इनकी संख्या में वृद्धि हुई है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क यह उत्तराखंड में स्थित है तथा इसमें विभिन्न प्रकार के वन्य जीव जैसे हाथी, बाघ, तेंदुआ, भेड़िया आदि को संरक्षित किया जाता है। कान्हा राष्ट्रीय पार्क यह मध्य प्रदेश में स्थित है तथा बाघ संरक्षण पार्क के रूप में प्रसिद्ध है। भारत सरकार द्वारा यहाँ टाइगर परियोजना शुरू किया गया है। इस पार्क को 2 क्षेत्रों में बांटा गया है, कोर क्षेत्र एवं बफर क्षेत्र। कोर क्षेत्र पार्क के केंद्र में स्थित है और जिसका क्षेत्रफल 940 वर्ग किलोमीटर है। बफर क्षेत्र कोर क्षेत्र के चारों ओर फैला है तथा इसका क्षेत्रफल 1005 वर्ग किलोमीटर है। कोर क्षेत्र से मानव गतिविधियां तथा जानवरों की चराई बिल्कुल ही प्रतिबंधित है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान यह मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में स्थित है एवं इसका क्षेत्रफल 104 वर्ग किलोमीटर है। इसमें अनेक वन्य प्राणी जैसे कि सांभर, गोर, गीदड़, चौसिंघा, नीलगाय, हायना आदि को संरक्षित किया जाता है। विश्व प्रसिद्ध सफेद बाघ सर्वप्रथम इसी पार्क में खोजा गया था। इंद्रावती राष्ट्रीय पार्क यह छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर संभाग में स्थित है एवं इसका क्षेत्रफल 1258 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ बाघ, तेंदुआ, बारहसिंगा, जंगली भैंसा आदि जानवरों को विशेष संरक्षण प्राप्त है। सन 1982 में इसे टाइगर संरक्षण केंद्र घोषित किया गया है। उचित प्रयासों के फलस्वरूप इस पार्क में बाघों की संख्या बढ़ी है। कांगेर राष्ट्रीय उद्यान यह उद्यान छत्तीसगढ़ के बस्तर में स्थित है। इसका क्षेत्रफल 200 वर्ग किलोमीटर है तथा इसमें बाघ, तेंदुआ, सांभर, चीतर आदि वन्य जीव पाए जाते हैं। संजय राष्ट्रीय उद्यान यह मध्य प्रदेश के सीधी तथा छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में स्थित है। इसका क्षेत्रफल 1440.705 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ बाघ, तेंदुआ तथा चीतल के अलावा अन्य कई वन्य प्राणी पाए जाते हैं। संजय राष्ट्रीय उद्यान को वर्तमान में गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जाना जाता है। भारतवर्ष के वन्य जीव परियोजनाएं क्रोकोडाइल प्रजनन परियोजना यह 1975 में उड़ीसा में प्रारंभ हुई थी। हिमालयन कस्तूरी मृग परियोजना केदारनाथ उत्तर प्रदेश की है। सिंह परियोजना यह परियोजना गुजरात की है। मणिपुर ब्रो एंटलर्ड डियर प्रोजेक्ट यह परियोजना 1977 में किबुल लामजाओ में प्रारंभ की गई। हंगुल परियोजना यह परियोजना डचीगम अभ्यारण्य जम्मू कश्मीर में 1970 में प्रारंभ की गई। राइनो यानी कि गेंडा संरक्षण परियोजना यह परियोजना कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में प्रारंभ की गई। हाथी परियोजना यह परियोजना 1991 में प्रारंभ हुई। टाइगर प्रोजेक्ट यह परियोजना 1972 में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में प्रारंभ हुई। अभ्यारण्य क्या होते हैं? अभ्यारण्य ऐसे बृहद वन क्षेत्र होते हैं जिनकी कोई सीमा निर्धारित नहीं होती, जहाँ पर जीव जंतुओं को उनके प्राकृतिक आवास से कम मानव हस्तक्षेप के अंदर संरक्षित किया गया हो, जहाँ पर पर्यटन की इजाज़त हो, शोध कार्य एवं वैज्ञानिक गतिविधियों का अभाव हो। भारत सरकार ने राष्ट्रीय वन नीति के अंतर्गत वनस्पति एवं जंतुओं को विलुप्त होने से बचाने के लिए राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य एवं जंतु उद्यान स्थापित किए गए हैं। भारत में कुल 103 राष्ट्रीय उद्यान तथा लगभग 543 अभ्यारण्य हैं, जिनमें कई वन्य जीवों को संरक्षित किया जाता है। भारतवर्ष के प्रमुख अभ्यारण्य हमारे देश के कुछ प्रमुख अभ्यारण्य निम्न हैं। गिर वन यह गुजरात में स्थित है तथा 500 वर्ग मील में फैला है। यह भारतीय सिंहों का शरण स्थल है, लेकिन इसमें चीतल, चिंकारा, सांभर तथा नीलगाय भी पाए जाते हैं। कांजीरंगा अभ्यारण्य यह असम में ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे 40 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला है। एक सींग वाला गेंडा यहाँ का मुख्य वन्य जीव है। कांजीरंगा में कान्हा अभ्यारण्य में मध्य प्रदेश में स्थित यहाँ बाघ, चीता, शेर, जंगली कुत्ते तथा हिरण का अभ्यारण्य है। और मधुमलाई अभ्यारण्य यह तमिलनाडु के नीलगिरी क्षेत्र में स्थित है। यह लंगूर, बंदर, जंगली सांड, सांभर, चीतल, हाथी, शाही उड़ने वाली गिलहरी, बोनेट बंदर, भेड़िया, बाघ, चील आदि का अभ्यारण्य है।
टाइगर प्रोजेक्ट। टाइगर बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है। प्राकृतिक आवास में कमी के कारण इसकी संख्या घटती जा रही है। घटती हुई संख्या को देखते हुए सन 1972 में इनके संरक्षण के लिए एक योजना बनाई गई जिसे टाइगर प्रोजेक्ट कहते हैं। देश में इस प्रोजेक्ट द्वारा लगभग 17 रक्षित वन विकसित किए गए हैं, जिनके माध्यम से बाघों को सुरक्षित किया जा रहा है। घाना पक्षी अभयारण्य यह राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित है। यह साइबेरियन सारस, पनकोआ, बटेर, बगुला, स्टार्क इत्यादि पक्षियों के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। बांदीपुर अभयारण्य यह कर्नाटक में स्थित है। यह बाइसन, जंगली कुत्ते, जंगली हाथी, लंगूर बाघ और सेही का अभयारण्य है। अन्नामलाई अभयारण्य यह तमिलनाडु के कोयम्बटूर जिले में स्थित है। इसमें विभिन्न प्रकार के हिरण जैसे सांभर, चीतल, कांकड़ इत्यादि एवं बाघ, चीता, सांड, सेही तथा लंगूर आदि भी देखे जा सकते हैं। मानस अभयारण्य यह असम में हिमालय की निचली पहाड़ियों में स्थित है। जंगली हाथी, बाघ, जंगली भैंस तथा पक्षियों में बतख, पेलिकन नामक वन्य जीव इसमें पाए जाते हैं। इसे उत्तरी कामरू शरण स्थल भी कहते हैं। पेरियार अभयारण्य यह केरल राज्य में 1900 फुट की ऊंचाई पर एक झील के चारों तरफ स्थापित है। इस अभयारण्य में सांभर, कांकड़, जंगली सुअर, सांड, हाथी, जंगली कुत्ते और बाघ पाए जाते हैं। जल्दापारा अभयारण्य यह पश्चिम बंगाल में स्थित गेंडों का अभयारण्य है। मुंडनथुराई अभयारण्य यह तमिलनाडु में स्थित बाघ, चीता, सांभर, चीतल एवं तेंदुआ का शरण स्थल है। इसकी स्थापना सन 1962 में की गई थी। बायोस्फीयर रिजर्व अभयारण्य वे स्थान होते हैं जिनमें जंतुओं को संरक्षित किया जाता है। इनमें उन कार्यों को अनुमति दे दी जाती है जिनमें वन्यजीव प्रभावित न होते हैं, जैसे वन्य उत्पादों को एकत्रित करना। बायोस्फीयर रिजर्व ऐसे स्थल होते हैं जहां पर पेड़ पौधों व जंतुओं प्राकृतिक कम से कम प्रभावित, मानव द्वारा रूपांतरित एवं अवनति प्राप्त पारिस्थितिक तंत्रों या वन्य जीवों को सुरक्षित रखा जाता है। बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम को सर्वप्रथम यूनेस्को द्वारा सन 1971 में मेन एवं बायोस्फीयर प्रोग्राम के अंतर्गत प्रारंभ किया गया था। बायोस्फीयर रिजर्व के उद्देश्य। बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित थे कि प्रत्येक पारिस्थितिक तंत्र के प्रतिनिधि नमूनों की जानकारी रखना, लंबे समय तक आनुवंशिक विविधता का संरक्षण करना, बेसिक एवं व्यावहारिक अनुसंधान को बढ़ावा देना, जैविक संसाधनों के उचित प्रबंध को बढ़ावा देना, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में वृद्धि करना, शिक्षा एवं प्रशिक्षण के क्षेत्र में नई संभावनाओं को ढूंढना। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम निम्नलिखित 4 सम्मिलित उद्देश्यों की पूर्ति हेतु स्थापित किए गए हैं: संरक्षण, शोध कार्य, शिक्षा, स्थानीय भागीदारी। बायोस्फीयर रिजर्व बैंक के क्षेत्र। बायोस्फीयर रिजर्व बैंक के क्षेत्र निम्नलिखित रूप में विभाजित किया गया है। कोर क्षेत्र। यह क्षेत्र बायोस्फीयर रिजर्व का प्राकृतिक एवं कम से कम प्रभावित क्षेत्र है। वानिकी क्षेत्र। इसके अंतर्गत चुने हुए निर्जल क्षेत्र एवं मानव निर्मित ऐसे वन आते हैं जहाँ के वनों को काट दिया गया है। पर्यटन क्षेत्र। इसके अंतर्गत ऐसे क्षेत्र आते हैं जो कि पर्यटन हेतु सुरक्षित रखे जाते हैं। कृषि क्षेत्र। इसके अंतर्गत ऐसे क्षेत्र आते हैं जो कि जनजातियों की खेती हेतु संरक्षित रखा गया है। पुनः स्थापन क्षेत्र। इसके अंतर्गत वे अवनति प्राप्त क्षेत्र आते हैं जिन्हें फिर से प्राकृतिक बनाया गया है। बायोस्फीयर रिजर्व में ह्यूमन सेटलमेंट, कोर एरिया, बफर जोन और ट्रांजिशन जोन इसका चित्र दिया हुआ है। भारत के प्रमुख जैवमंडल रिजर्व। भारत में भारतीय मेन एवं जैवमंडल कमेटी में सन 1973 में भारतवर्ष में निम्नलिखित 13 पारिस्थितिक तंत्रों को बायोस्फीरिक रिजर्व की तरह संरक्षित करने का फैसला किया गया। भारत में इनकी संख्या धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। वर्तमान स्थिति में 18 बायोस्फीयर रिजर्व चिन्हित है। बायोस्फीयर रिजर्व, उसके क्षेत्रफल, स्थापना की तिथि तथा क्षेत्र। बायोस्फीयर रिजर्व के नाम तथा क्षेत्रफल। किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल। घोषित करने की तिथि और क्षेत्र अथवा राज्य जो भी है। नीलगिरी, जिसमें कितना क्षेत्रफल है इसका 5520 किलोमीटर स्क्वायर। घोषित करने की तिथि है 1 तारीख 8वां महीना 1986। कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु क्षेत्र में ये पाया जाता है। नंदा देवी जो है इसमें
5,86,069 टोटल हैं। और इसमें इसको 18 तारीख पहला महीना 1988 उत्तराखंड में नाकेटूरम, मानस, सुंदरवन, मन्नार की खाड़ी, ग्रेट निकोबार सब दिए हुए हैं। पचमढ़ी, कंचनजंगा, पन्ना ये कहाँ है? मध्य प्रदेश में 25/8/2011 को सबसे आखिरी में स्थापित हुआ था ये। 2005 में अचानक मार एवं अमरकंटक छत्तीसगढ़ एवं मध्य प्रदेश में। गुजरात में हुआ था 2008 में कच्छ का रण। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व भारतवर्ष प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व है जिसकी स्थापना सन 1986 में की गई थी। इसका क्षेत्रफल 5,520 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ पे मैप में दिया हुआ होगा, सबके स्थान दिए हुए हैं। उत्तराखंड में नंदा देवी कौन से एरिया में है, कान्हा किसली मध्य प्रदेश में है, पन्ना है मध्य प्रदेश में। इसके बाद में राष्ट्रीय प्रयास। वन्यजीव के अत्यधिक उपयोग को रोकने के लिए यह आवश्यक है कि लुप्तप्राय प्रजातियों के व्यापार पर नियंत्रण किया जाए। हमारे देश में वन्यजीव के संरक्षण हेतु निम्नलिखित संस्थाएं एवं कानून बनाए गए हैं जो कि समय समय पर वन्यजीव संरक्षण के लिए प्रयास करते हैं। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ये 1972 को जारी किया गया। बायोस्फीयर रिजर्व के निर्माण हेतु इंडियन नेशनल मेन एंड बायोस्फीयर कमेटी 1972 में, इंडियन बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ 1952, नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान 1982। अंतर्राष्ट्रीय प्रयास। इसके अतिरिक्त अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वन्य जीव सुरक्षा हेतु निम्नलिखित एजेंसियों का निर्माण किया गया है। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, यह संस्था कृषि पौधों के जर्म प्लाज्म के संरक्षण पर कार्य कर रही है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यह संस्था परंपरागत औषधि पौधों के संरक्षण के लिए उत्तरदायी है। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेस, यह संस्था लुप्तप्राय प्रजातियों के संरक्षण पर कार्य कर रही है। इस संस्था ने 1974 में थ्रेंडेड प्लांट कमेटी का गठन किया था जो कि लुप्तप्राय प्रजातियों की सूचनाएं एकत्रित करती है। इसी संस्था ने रेड डाटा बुक का प्रकाशन किया था जिसमें लुप्तप्राय पादप प्रजातियों का वर्णन है। लुप्तप्राय प्रजातियों को संरक्षण हेतु हेनीफिन नामक वैज्ञानिक ने संकटापन्न पादप प्रजातियों को पहचान के लिए एक स्टेट रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस रिपोर्ट के अनुसार संकटापन्न पादप प्रजातियों के संरक्षण निम्नलिखित तथ्यों का ध्यान रखा जाता है। प्रजाति की सूचना। प्रजाति की सूचना निम्नलिखित बिंदुओं के अंतर्गत दी जाती है। कानूनी स्वरूप, पारिस्थितिक आवास स्थल, भौगोलिक वितरण, व्याख्या एवं महत्व, जनसंख्या गतिकी, वर्गीकरण एवं नामकरण, जीवन समाप्त होने के प्रमाण। इसके अंतर्गत निम्नलिखित बिंदुओं का ध्यान रखा जाता है। ओज, अस्तित्व व ट्रेंड का मूल्यांकन, अस्तित्व परिवर्तन का ज्ञान, संरक्षण या पुनर्स्थापन की अनुशंसा, रुचिकर सहयोगी, क्रांतिक आवास स्थापना की अनुशंसा, सूचनाओं के स्रोत, सूचना स्रोतों का ज्ञान, सूचनाओं का सारांश और लेखन में वास्तविक लेखन की जानकारी, अस्तित्व रिपोर्ट का रखरखाव या प्रबंधन और संशोधन का रिकॉर्ड। महत्वपूर्ण तथ्य कि विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। WLF वाइल्ड लाइफ फंड इंडिया की स्थापना 1969 में की गई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में है। भारतीय संस्कृति की पर्यावरणीय अवधारणा। पर्यावरण जीवधारियों के जीवन का आधार है क्योंकि उनकी दैनिक आवश्यकताएं पर्यावरण से ही पूर्ण होती है। अतः प्राचीन काल से हमारे वेदों में पर्यावरण जीवधारियों के जीवन का आधार है क्योंकि उनकी दैनिक आवश्यकताएं पर्यावरण से ही पूर्ण होती है। अतः प्राचीन काल से ही हमारे वेदों में प्रकृति, सूर्य, वायु, जल, नदी, वृक्ष, समुद्र आदि को देव की संज्ञा देकर उनकी पूजा अर्चना की जाती है। इन सभी को देव परमात्मा मानने का प्रमुख उद्देश्य यह था कि मनुष्य इनसे नैतिक रूप से जुड़ा रहे तथा उनका संरक्षण करते हुए जीवन यापन करे। रामचरितमानस में एक दोहा लिखा गया है, क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। इस दोहे का अर्थ है कि जीवधारियों के शरीर की रचना पर्यावरण में उपस्थित 5 तत्वों पृथ्वी, जलवायु, अग्नि एवं आकाश से हुई है। इन 5 तत्वों से जीवधारियों के शरीर का पोषण होता है। अतः इन 5 तत्वों में संतुलन ही पर्यावरण का मुख्य आधार है। चरक ने चरक संहिता में लिखा है कि स्वस्थ जीवन के लिए शुद्ध जल, शुद्ध वायु और मिट्टी आवश्यक होती है। इस भारतीय संस्कृति में प्राचीन काल से ही पर्यावरण के संतुलन को बनाए रखने पर विशेष ध्यान दिया गया है।
इसके बाद है रामसर स्थल का आर्द्र भूमि। रामसर स्थल या आर्द्र भूमि। आर्द्र भूमि एक गतिमान पारिस्थितिक तंत्र होता है। आर्द्र भूमि भूमि का एक ऐसा हिस्सा होता है कि जो जल में स्थायी या अस्थायी रूप से संतृप्त रहता है। आर्द्रता भूमि स्वच्छ, आंशिक रूप से खारा अथवा पूर्ण रूपेण से लवणीय हो सकता है। इसके अंतर्गत वही समुद्री जल क्षेत्र भी आते हैं जिनकी गहराई निम्न टाइड की स्थिति में 6 मीटर तक होती है। उदाहरण के लिए दलदल झील, लवणीय दलदल, सुंदरवन, कोरल रीफ, पीट दलदल अथवा जलकाय। रामसर ईरान के एक प्रमुख शहर का नाम है, जहां पर 2 फरवरी 1971 को आर्द्र भूमि के संरक्षण हेतु एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसी कारण आर्द्र भूमि को रामसर स्थल नाम दिया गया। वर्तमान स्थिति में संपूर्ण विश्व में 2200 से अधिक रामसर स्थल हैं, जो कि 2.1 मिलियन वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्रफल को घेरते हैं। यह क्षेत्र मेक्सिको के क्षेत्रफल से अधिक है। आर्द्र भूमि को पृथ्वी का वृक्क कहा जाता है, क्योंकि यह वृक्कों के समान ही जल को छानने का कार्य करती है। आर्द्र भूमि से जल प्रवाहित होने पर यह अपसादों एवं प्रदूषकों को अलग कर लेता है तथा जल को साफ कर देता है। आर्द्र भूमि बाढ़ को कम करने तथा समुद्री किनारों का अपरदन रोकने का कार्य करता है। रामसर स्थलों के संरक्षण पर सम्मेलन का उद्देश्य। रामसर सम्मेलन का प्रमुख उद्देश्य विश्व स्तर पर आर्द्रता भूमि को हानि से रोकना है। जितनी आर्द्र भूमि शेष है उसे संरक्षित तथा उसका प्रबंध करना। प्राकृतिक संसाधनों जैसे मछलियों, केकड़ों, क्राफ्ट सामग्री, स्थलीय एवं भूमिगत जल के समुचित उपयोग को बढ़ावा देना। सुंदरवन, दलदली भूमि तथा दुर्लभ एंडेमिक प्रजातियों की उत्तरजीविता को सुनिश्चित करना। आर्द्र भूमि या रामसर स्थल के प्रकार हैं। स्थान के अनुसार आर्द्रता भूमि निम्न प्रकार की। पेलुस्ट्राइन आर्द्र भूमि, इसके अंतर्गत स्वच्छ जलीय आर्द्र भूमि को सम्मिलित किया गया है। वनयुक्त आर्द्र भूमि, उथली झीलें एवं तालाब, दलदल इसके अंतर्गत आते हैं। उथली झीलों एवं तालाब इसके अंतर्गत ऐसी आर्द्र भूमि आती है जो कि स्थायी या अर्ध स्थायी रूप से जलाच्छादित होती है। यहाँ जल प्रवाह धीमी गति से होता है। उदाहरण के लिए वर्नल कोल्ड, लवणीय झील एवं ज्वालामुखी गतिविधि से बनी झीलें आदि। मार्सस एवं स्वेब, इसके अंतर्गत विश्व की 50% आर्द्र भूमि आती है। मार्सस बृहद आर्द्र भूमि होती है, जहाँ पर जैविक विविधता सर्वाधिक होती है। इनका निर्माण रिक्त भूमि पर गड्ढों, झीलों के चारों ओर किनारों पर उपस्थित गड्ढों तथा नदी की धारा के आसपास होता है। मार्स वर्षा के बहते हुए जल की गति को कम करते हैं तथा उन्हें सीधे नदी, झीलों एवं जलधाराओं में बढ़ने से रोकते हैं। समुद्री आर्द्रता, समुद्री किनारों के पास उपस्थित उथले जल क्षेत्र एवं जलीय बैंड आर्द्रता भूमि इसके अंतर्गत आती है। उदाहरण के लिए तटीय आर्द्र भूमि। तटीय आर्द्र भूमि ऐसी आर्द्र भूमि समुद्र एवं पृथ्वी के बीच की भूमि पर पाए जाते हैं। ये आर्द्र भूमि नदियों या समुद्रों के द्वारा प्रभावित रहते हैं। उदाहरण के लिए समुद्री किनारे, बीच, सुंदरवन एवं कोरल रीफ। सुंदरवन सामान्य समुद्री मुहाने में उपस्थित दलदली भूमि पर उष्णकटिबंधीय तटीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ज्वार नदमुखी आर्द्रता भूमि ऐसी आर्द्र भूमि ऐसी आश्रयी तटीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ पर स्वच्छ एवं लवणीय जल आपस में मिश्रित होते हैं, अर्थात इन स्थानों पर एक नदी एवं समुद्र मिलते हैं। यहाँ मिश्रित जैव विविधता पाई जाती है। नदी आर्द्र भूमि, इसके अंतर्गत नदियों के तट को घेरने वाली स्वच्छ जलीय आर्द्र भूमि एवं जलधाराएं आती है। और सरोवरीय आर्द्र भूमि, इसके अंतर्गत झीलों, सरोवरों के चारों ओर स्थित बृहद वृक्ष रहित दलदलों को सम्मिलित किया गया है। इसके बाद है महत्वपूर्ण शब्द एवं सिद्धांत। तो फॉरेस्ट्री का मतलब होता है वनों के विकास एवं प्रबंधन का अध्ययन। और रेड डाटा बुक का अर्थ होता है, रेड डाटा बुक क्या है कि एक पुस्तक है जिसमें संकटापन्न प्रजातियों का विवरण दिया गया है। MAB यानी मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम। IBP इंटरनेशनल बायोलॉजिकल प्रोग्राम। IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेस। WWF द वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर। इन सिटू संरक्षण, जैव विविधता का उनके मूल आवासों में ही संरक्षण। एक्स सिटू संरक्षण, जैव विविधता, पौधों एवं जंतुओं का मूल आवास से दूर संरक्षण करना। WLF वाइल्ड लाइफ फंड। पृथ्वी का, अब जो सारांश या याद रखने योग्य बातें, पृथ्वी का वह भाग जो मनुष्य आवास से बाहर हो, वृक्ष, झाड़ियों, घासों से पूरी तरह से सघन रूप से आच्छादित हो, वन कहलाता है। वन में पाए जाने वाले जीवों को वन्य जीव कहते हैं। वन्य जीवों से हमें प्राकृतिक संतुलन प्राप्त होने के साथ साथ महत्वपूर्ण वन उत्पाद भी प्राप्त होते हैं।
अतिशय जनसंख्या के कारण आज अनियंत्रित रूप से वन संसाधनों का दोहन हो रहा है। वन्य संसाधनों के अनियंत्रित दोहन से प्राकृतिक संतुलन बिगड़ रहा है। प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने के लिए वनों तथा वन्य जीवों का संरक्षण आवश्यक है। टाइगर भारत का राष्ट्रीय पशु तथा मोर राष्ट्रीय पक्षी है। बंजर या पड़ती भूमि पर वनों को लगाना वनीकरण कहलाता है। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून में स्थित है। 21 मार्च को विश्व वन दिवस मनाया जाता है। अन्य प्रमुख तिथियां हैं कि 22 मार्च को विश्व जल दिवस, 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस, 3 अक्टूबर को विश्व प्राणी दिवस और 4 दिसंबर को विश्व संरक्षण दिवस। भारतवर्ष में वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम सन 1972 में लागू किया गया और वन संरक्षण अधिनियम सन 1980 में लागू किया गया।